सुप्रभात बच्चों। आइए आज कक्षा 10वीं की जो व्याकरण है उसमें पहला पाठ करते हैं, शब्द व पद में अंतर। तो चलिए पहले करते हैं शब्द। शब्द किसे कहते हैं? तो बच्चों शब्द होता है दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बना ऐसा ध्वनि समूह जिसका एक निश्चित अर्थ होता है, वह शब्द कहलाता है। ठीक है। और शब्द की क्या होती है, जैसे कोई भी शब्द कि हम आगे पढ़ेंगे, शब्द कोई भी ले लो, बस ले लो, घर ले लो। ठीक है। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनना चाहिए। कमल है, ठीक है, खरगोश, ठीक है, जो आपके अभी इस पुस्तक में दिए गए हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं। ठीक है। उसके बाद है शब्द की विशेषताएं बताई गई हैं। शब्द में मुख्य रूप से 3 बातें बताई गई हैं। ठीक है। तो कौन सी 3 बातें हैं शब्द की? बताया गया है पहली बात कि शब्द वर्णों के मेल से बनता है। ठीक है। वर्णों के मेल से बनता है, उसका एक निश्चित अर्थ होता है। ठीक है। और उसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ठीक है। जो शब्द होता है वो अपने आप में स्वतंत्र होता है, कहीं भी उसको प्रयोग करो उसका अपना एक अर्थ होता है। ठीक है। ये 3 बातें शब्द की बताई गई है, इसकी विशेषताएं हैं ये 3। तो शब्द की परिभाषा बच्चों आपकी यहाँ दी गई है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। एक तो मैंने आपको बताई कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बना ऐसा ध्वनि समूह जिसका एक निश्चित अर्थ होता है, उसे शब्द कहते हैं। ठीक है। एक यहाँ से भी कर सकते हो, एकाधिक वर्णों के मेल से बनी ऐसी सार्थक ध्वनि जो एक या अनेक वर्णों के समूह के माध्यम से प्रकट होकर किसी भाव या अर्थ का संकेत करे। ठीक है, शब्द कहलाती हैं। तो यहाँ पे शब्द के आपके उदाहरण दिए गए हैं, ये हम, सब, गगन, कमल, खरगोश आदि। ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों शब्दों के भेद। शब्दों के भेद तो यहाँ पर बताए गए हैं। शब्दों के भेद निम्नलिखित आधार पर किए जाते हैं। ठीक है। शब्दों के भेद अलग अलग आधार पर बताए गए हैं, तो हम वो अलग अलग आधार देखेंगे कौन से हैं। पहला है बच्चों उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है। दूसरा है व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर, और तीसरा है प्रयोग के आधार पर, चौथा व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर, और 5वां दिया हुआ है यहाँ अर्थ के आधार पर। ये है शब्द के भेद। ठीक है। इन आधार पर हम शब्द के भेद करेंगे आगे। तो पहला हम करेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर हमारा जो शब्दों का वर्गीकरण है वो है, उत्पत्ति के आधार पर हमें शब्द के 4 भेद दिए गए हैं। ठीक है। 4 भेद कौन से हैं? 4 भेद हैं तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशज। विदेशज को कहते हैं हम विदेशी शब्द। ठीक है। विदेशी या आगत शब्द भी कहते हैं उसको। ठीक है। तो ये 4 भेद उत्पत्ति के आधार पर बताए गए हैं बच्चों। तो अब हम पहले करेंगे तत्सम शब्द। ठीक है। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं वो हम देखते हैं पहले। तत्सम शब्द जैसे कि इसमें बताया गया है, तत्सम शब्द 2 शब्दों के योग से बना है, तत् प्लस सम। तत् का मतलब उन्होंने बताया उसका, उसके, और सम मतलब समान, मतलब उसके समान। उसके समान किसके? मतलब संस्कृत के समान। ठीक है। तो संस्कृत हिंदी भाषा की जननी है। ठीक है। कुछ हिंदी में जो संस्कृत के कुछ शब्द हैं जो वो हिंदी में वैसे की वैसे ले लिए जैसे उनको हम संस्कृत में प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो वो शब्द कौन से हैं? वो शब्द हैं जैसे आम्र है, ठीक है, घृत है, ये प्रिय, गृह, सर्प, वायु, प्रकाश, कर्म आदि। तो ये हैं तत्सम शब्द। तो समझ में आया बच्चों? तत्सम शब्द ऐसे शब्द जो संस्कृत के शब्द होते हुए भी हमने हिंदी में उनको वैसे का वैसे ही प्रयोग कर लिया है। ठीक है। उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। इसके बाद आएगा आगे तद्भव शब्द। तो बच्चों तद्भव शब्द क्या होता है? तद्भव का अर्थ बताया गया है यहाँ शाब्दिक। तद्भव शब्द से तात्पर्य है परिवर्तित रूप। ठीक है। जैसा कि इसके शब्द के अर्थ बता दिया गया है कि इसका मतलब परिवर्तित रूप होता है। तो तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द होते हैं
जिनका रूप बदलकर हमने उनको हिंदी में प्रयोग किया है। होते तो वो संस्कृत के ही शब्द हैं, लेकिन उनमें कुछ परिवर्तन करके उन्हें हमने हिंदी में शामिल कर लिया है, तो उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो इसकी। ये शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं, किंतु ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त नहीं होते। ठीक है, ये ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त नहीं होते, ये याद रखना है। इनके रूप ध्वनि में परिवर्तन हो गया है। ठीक है, इनका रूप बदलकर हमने इनको हिंदी में प्रयुक्त किया है। ठीक है, हिंदी भाषा में हमने इनको शामिल कर लिया, जैसे आम, घी, प्यारा, सांप, ठीक है, हवा, रोशनी, काम आदि। तो नेक्स्ट है हमारा देशज शब्द। तो देशज शब्द कौन से होते हैं? देशज मतलब क्या है? जो आम जनजीवन की भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में शब्द प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, और वो बहुत समय से प्रयोग होते आ रहे हैं, तो क्या किया कि उन शब्दों को हमने अपनी हिंदी में शामिल कर लिया है। ठीक है, वो धीरे धीरे क्या है, हिंदी में शामिल हो गए हैं। जो शब्द आम बोलचाल की भाषा में जो जनजीवन, जो भी आम आदमी उन्हें प्रयोग करता है, ऐसे शब्दों को हमने हिंदी में भी मतलब शामिल कर लिया है। तो उन शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं, क्योंकि वो शब्द हैं जो वो हम अपने ही देश में मतलब अपने ही देश में विकसित हुए शब्द हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है आपका, ये डिबिया है, झाड़ू है, और भी बहुत होते हैं, पगड़ी है, लोटा है, ठीक है, झंझट, थप्पड़, इस तरह के जो शब्द हैं ये देशज शब्द होते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका नेक्स्ट विदेशज शब्द। ठीक है, विदेशज या विदेशी शब्द। तो विदेशज शब्द कौन से होते हैं? हिंदी में अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी, तुर्की, जर्मनी, रूसी, जापानी आदि अनेक भाषाओं से शब्द आए हैं। ठीक है, और ये शब्द, सभी शब्द अपने मूल रूप में ही हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, और इन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। ठीक है, मतलब विदेशी शब्द मतलब दूसरे देश का। ठीक है, विदेशी शब्द कहते हैं। इनको आगत भी कहते हैं। आगत का अर्थ होता है आने वाला, जो दूसरी भाषा से आ गया। ठीक है, तो उनको हम आगत शब्द भी कहते हैं। तो ये जो इन सभी भाषाओं से जो हिंदी में हमने प्रयोग किए हैं शब्द, वो विदेशी शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे इसके उदाहरण हैं, जैसे आदमी है, ठीक है, आवारा हो गया, ठीक है, अक्ल, अमीर, और कुछ जैसे टेलीविज़न, कंप्यूटर, टेलीफोन, है ना, इंटरनेट। तो ये जो शब्द हैं ये सारे विदेशी शब्द हैं। कोई अरबी भाषा का है, कोई फारसी भाषा का है, कोई अंग्रेजी भाषा का है। ठीक है, इस तरह से ये विदेशी शब्द हैं सारे। तो इसके बाद हमारा आएगा सेकंड, जो हमारा जो वर्गीकरण है किसके आधार पर है, वो व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है, तो व्युत्पत्ति या शब्दों के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण है वो हम करेंगे अब। व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। इसमें व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। ठीक है, 3 भेद कौन से हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। ठीक है, यहाँ पर हमने दिखाया है, इसमें जो ये जो 3 शब्द दिखा रखे हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। तो जो रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं ऐसे शब्द जो शब्द किसी दूसरे शब्द या शब्दांश के योग से ना बने हों। ठीक है, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जो शब्द किसी दूसरे शब्द या शब्दांश के योग से ना बने हों और वो अपने आप में ही पूर्ण हों, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्दों को मूल शब्द भी कहते हैं। इसके बाद है रूढ़ शब्द के हम कोई मतलब सार्थक खंड नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो एक एक अक्षर अलग कर सकते हैं उसका, लेकिन उसके सार्थक खंड नहीं हो सकते।
इसमें जैसे आपका यहाँ दिया है, ये आप देख लो, जो शब्द लंबे समय से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग होते आ रहे हैं तथा जिनका निर्माण किसी अन्य शब्द से नहीं हुआ है, ठीक है, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि जो शब्द किसी दूसरे शब्द या शब्दांश के योग से नहीं बने वो और अपने आप में पूर्ण होते हैं, वो रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे घर, बस, देश, वन, बहन, ठीक है, इनके कोई अलग से खंड नहीं हो सकते सार्थक। ठीक है, एक एक हमने जो वर्ण है वो अलग कर दिया है, अगर हम इनको अलग करते हैं तो इसलिए इनका कोई सार्थक खंड नहीं हो सकता। अगला है हमारा यौगिक शब्द। ठीक है, तो यौगिक का शाब्दिक अर्थ क्या है? मेल से बना हुआ। ठीक है, तो ऐसा शब्द जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के या शब्दांशों के योग से बनते हैं, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। तो जैसे अनुशासन, अनु प्लस शासन, पाठशाला में क्या दो शब्द कौन से हैं? पाठ प्लस शाला। निम्नलिखित में निम्न प्लस लिखित, धर्म प्लस शाला, धर्मशाला। ठीक है, इसका अब हमारा है व्युत्पत्ति के आधार या बनावट के आधार पर जो तीसरा भेद है, योग रूढ़ शब्द। वे शब्द जो दो सार्थक शब्दों के योग से बने हों तथा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जो दो सार्थक शब्दों के योग से तो बनते हैं लेकिन वो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग होते हैं। ठीक है, किसी मतलब थर्ड चीज़ के लिए, ठीक है, किसी और चीज़ की तरफ इशारा करते हैं वो, तो वो होते हैं योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा है ये श्वेतांबरा, श्वेतांबरा को क्या दिखाया है यहाँ पर? सफ़ेद वस्त्रों वाली। तो सफ़ेद वस्त्रों वाली कौन है? सरस्वती। ठीक है, देवी सरस्वती के लिए प्रयोग किया ये शब्द। उसके बाद है पंकज, पंक प्लस जय, मतलब कीचड़ में जन्मा। पंक मतलब कीचड़ होता है, जय मतलब जन्मा। पंकज मतलब कीचड़ में जन्मा, जो कीचड़ में उत्पन्न हुआ है वो कौन है? वो कमल है। ठीक है, किसी तीसरे की बात हुई ना, कमल की बात हो रही है। ठीक है, और उसके बाद है आपका जैसे नीलकंठ होता है, नील प्लस कंठ। ठीक है, तो किसके लिए प्रयोग होता है नीलकंठ? शिव जी के लिए होता है ना। तो इस तरह से आपके ये योग रूढ़ शब्द होते हैं। बच्चों, अगला है आपका प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है, ये थर्ड है आपका, प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण है। प्रयोग की दृष्टि से शब्द तीन प्रकार के होते हैं। तो तीन प्रकार के कौन से शब्द हैं? सामान्य शब्द हैं, तकनीकी शब्द हैं और अर्ध तकनीकी शब्द हैं। ठीक है, तो देखो कि सामान्य शब्द कौन से होते हैं। सामान्य शब्द वे होते हैं जो सामान्य शब्दावली के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो उस भाषा का व्यवहार करने वाले आम नागरिकों द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है ना, वो सामान्य शब्द होते हैं जो हम आम बोलचाल में प्रयोग करते हैं, जो आम इंसान के द्वारा प्रयोग होते हैं। जैसे पानी, कमल, पुस्तक, मेला, ठीक है, घर, बगीचा। ठीक है, ये इस तरह के सारे शब्द हैं, ये मकान, फूल, कमल आदि। इसके बाद है आपका तकनीकी शब्द। तकनीकी शब्द कौन से शब्द होते हैं? ये हमें देखना है कि किसी विशेष शिक्षा, ज्ञान, शास्त्र, विद्या या व्यवसाय से संबंधित विशेष शब्द तकनीकी शब्दावली कहलाती है। ठीक है ना, ऐसे शब्द होते हैं ये जो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में या कोई भी विभिन्न व्यवसाय के क्षेत्र में विशिष्ट अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, उन्हें तकनीकी शब्द कहते हैं। समझ आ गया ना कि किसी भी ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र हो या किसी व्यवसाय का क्षेत्र हो, ठीक है, तो ये शब्द होते हैं, ये विशिष्ट अर्थों में प्रयुक्त होते हैं वहाँ पर, तो उन्हें ही तकनीकी शब्द कहा जाता है। ठीक, ये शब्द एक निश्चित अर्थ को परिभाषित करते हैं, अतः इन्हें पारिभाषिक शब्द कहा जाता है। क्योंकि ये निश्चित अर्थ को परिभाषित करते हैं इसलिए इन्हें पारिभाषिक शब्द कहते हैं। किसी निश्चित विषय के से संबंध रखने वाले इन शब्दों का प्रयोग शास्त्र, राजनीति, शासन, कार्यालय आदि में किया जाता है। ठीक है, बता दिया ना इन्होंने।
कि विशिष्ट अर्थ में इनका प्रयोग होता है। तो कौन से अर्थ हैं इनके यहाँ पे बताया गया आपका, जैसे विशेषण, संधि, समास, व्याकरण में, ठीक है, व्याकरण में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। विधायक शब्द राजनीति में प्रयोग करते हैं। अभियुक्त विधि या कानून में अभियुक्त शब्द का प्रयोग होता है। इसके बाद आता है अर्ध तकनीकी शब्द, ठीक है। ये शब्द तकनीकी होते हुए भी आम आदमी के जीवन में अधिक प्रचलित होने के कारण सामान्य लोगों द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। ये तकनीकी होते हैं वैसे तो ये, लेकिन आम आदमी के द्वारा क्योंकि ये बहुत प्रयोग में लाए जाते हैं तो इसलिए ये अर्ध तकनीकी हो गए, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे चुनाव राजनीति में तो चुनाव का अर्थ क्या है, नेता चुनने के संदर्भ में लिया जाता है। जबकि जो सामान्य रूप से चुनाव होता है, हम अपनी पसंद से भी किसी वस्तु का जो चुनाव करते हैं, ठीक है, तो हम उस संदर्भ में भी चुनाव शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है, किसी वस्तु को जो अगर हमने, और अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं, विधायक है, कविता, राष्ट्र है, राज्य है, साहित्य है और ऑपरेशन है, ठीक है। जैसे ऑपरेशन भी होता है, एक ऑपरेशन किसी पेशेंट का होता है, या फिर जैसे कि कोई सेना भी जाती है तो किसी मतलब सीक्रेट उस पर, तो उसको भी हम ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है ना। अब आपका नंबर 4 पर है व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द का भेद, ठीक है। तो व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, एक विकारी शब्द होता है और दूसरा होता है अविकारी शब्द, ठीक है। ये विकारी और दूसरा अविकारी। तो पहले हम करते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों पर लिंग, वचन, काल या कारक के कारण परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। विकारी शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, काल, कारक का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, उनके कारण उनमें परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। या दूसरी परिभाषा आप ये भी देख सकते हो, वाक्य में प्रयुक्त होने पर जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। तो विकारी शब्द कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द विकारी शब्द है, ठीक है। जैसे बच्चा है तो बच्चे भी प्रयोग करते हैं, बच्चों भी बहुवचन के रूप में बच्चे, बच्चों ये करते हैं, ठीक है। बच्चे करते हैं तो स्त्रीलिंग हो गया जैसे, ठीक है। इस तरह से ये आपके विकारी शब्दों के 4 भेदों के दे रखा है। जैसे संज्ञा के लड़का, लड़के, लड़कों दे दिया। सर्वनाम में मैं का, मुझे, मैं, मेरा, मैंने, हमने, ठीक है, मुझसे, ये सब बन जाते हैं। मैं, मुझे, मेरा और मैंने और मुझसे, ठीक है। अगर हम है तो हमसे, ठीक है, हमें, इस तरह बन जाएगा। विशेषण शब्द है जैसे बड़ी दिया तो बड़ा, बड़े, बड़ों, ठीक है, चेंज हो जाएंगे। क्रिया शब्द है आता है, आया, आता, था, आएगा, आएंगे, ठीक है। कि लिंग के कारण, वचन के कारण, काल के कारण इनका जो रूप है वो बदल जाता है, ठीक है, उन्हें विकारी शब्द हम कहते हैं। उसके बाद दूसरा है हमारा अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द में क्या है? अविकारी शब्द का वही है ऐसे शब्द जिनके मूल रूप में परिवर्तन या विकार नहीं आता, ठीक है, उनका मूल रूप वैसे का वैसा ही रहता है, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक और परिभाषा है, आप ये देखो, वाक्य में प्रयुक्त होने पर जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द होते हैं, ठीक है। और इनके जो मतलब जैसे कौन कौन से हैं अविकारी? क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक, ठीक है। ये 4 है आपके यहाँ पर। क्रिया विशेषण में कौन से शब्द होते हैं? जैसे ध्यानपूर्वक, जल्दी, धीरे धीरे, परसों आदि। संबंध बोधक में के साथ, के बिना, के पास, ठीक है। और उसके बाद आपका समुच्चय बोधक में और, इसलिए, या, परंतु आदि। विस्मयादि बोधक में उफ, अरे, शाबाश, छी आदि, ठीक है ना, करते हैं ना उफ, ठीक है। तो ये विस्मयादि बोधक में विस्मयादि बोधक का साइन भी लगा होता है, ये चिन्ह जो होता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो अर्थ के आधार पर शब्द के निम्नलिखित भेद होते हैं। कितने प्रकार हैं इसके? एक पर्यायवाची,
विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों के अर्थों में समानता होती है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि पर्यायवाची शब्दों के अर्थों में समानता होने पर भी प्रत्येक पर्यायवाची शब्द का विशेष अर्थ होता है। ठीक है, उनके अर्थों में समानता होती है लेकिन प्रत्येक का विशेष अर्थ होता है, तो वो होता है आपका पर्यायवाची शब्द। विपरीत शब्द, विलोम शब्द आपको पता ही है कि जिनको विपरीत शब्द बोलते हैं, एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका एकार्थी शब्द। ठीक है, तो एकार्थी कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जिनका एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी कहते हैं। एकार्थी में जैसे कौन सा होता है? जैसे अंडा कोई शब्द है मान लो। ठीक है, अंडा का क्या अर्थ होता है? गोलाकार पिंड होता है जिसमें से सर्प, पक्षी और मछली आदि जन्म लेते हैं, क्योंकि ठीक है उसकी परिभाषा उसने दी अंडा, उसको हम अंडा बोलते हैं। ठीक है, जैसे अटूट शब्द होता है, अटूट का मतलब होता है ना टूटने वाला, बस। ठीक है, एक ही अर्थ है उसका। इसके बाद हमारा आता है अनेकार्थी शब्द। ठीक है, अनेकार्थी शब्द की क्या कौन से होते हैं, कैसे कहते हैं? अनेकार्थी की क्या परिभाषा बोलते हैं कि जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो अनेकार्थी शब्द जैसे एक ही शब्द है उसके कई अर्थ हों। जैसे कोई भी शब्द ले लो, जैसे अंक ले लिया आपने। ठीक है, अनेकार्थी के लिए अंक लिया, अंक के कई शब्द, कई अर्थ होते हैं। अंक का मतलब गोद होता है, संख्या होता है। ठीक है, और अध्याय होता है। ठीक है, इस तरह कोई और भी शब्द आप ले सकते हो। जैसे ईश्वर होता है शब्द, उसके कई अर्थ होते हैं, स्वामी, भगवान, आत्मा। ठीक है, तो इस तरह से एक अनेकार्थी में एक शब्द के ही कई अर्थ होते हैं, तो वो होते हैं आपके अनेकार्थी शब्द। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है आपका, ये इसमें क्या होता है कि अनेक शब्दों या शब्दांशों या वाक्यांश के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, हिंदी में हमारे जो आते हैं ना अनेक शब्दों के लिए, उसमें क्या होता है कि हिंदी में अनेक शब्दों, शब्दांशों, पदबंधों, वाक्यांशों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, वो होते हैं अनेकार्थी शब्द, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होते हैं वो। ये शब्द हम इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि इससे लेखन में संक्षिप्तता आती है और जो हमारा लेख होता है वो सुगठित हो जाता है। ठीक है ना, कि कई शब्दों की जगह हम एक ही शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो संक्षिप्त हो जाता है लेख एक तो, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं बनता उसके कारण, और एक सुगठित हो जाता है। तो बच्चों ये हुआ हमारा शब्द। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे पद। ठीक है ना, शब्द क्या बताया था? शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है, शब्द स्वतंत्र होता है। ठीक है ना, और सार्थक शब्द से बना होता है। इसके बाद हम करेंगे जो पद है हमारा। इसमें बताया गया है कि जो शब्द, सामान्य शब्द ही पद है, लेकिन शब्द और पद में अंतर है। शब्द जब तक किसी वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता तब तक वह पद शब्द रहता है। कोई भी शब्द जब तक स्वतंत्र रूप से रहता है, ठीक है, अकेला होता है अपने आप में, तब तक वो शब्द रहता है। लेकिन अगर उसी शब्द का किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उस वाक्य में वह वहाँ पर पद का कार्य करता है। ठीक है, तो वह वहाँ पर पद बन जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ से देखो आप अपनी परिभाषा, सामान्यतः शब्द ही पद हैं, लेकिन शब्द और पद में अंतर है। शब्द जब तक किसी वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता तब तक वह शब्द रहता है और वाक्य में प्रयुक्त होने पर वह पद बन जाता है। ठीक है, अगर किसी शब्द का वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए तो वह वहाँ पर पद कहलाता है उस वाक्य में। अगर अकेला लिखो, ठीक है ना, तो जैसे लड़का है, लड़का एक शब्द है। ठीक है,
और लिखेंगे हम, अगर हमने उसको कर दिया कि लड़का फुटबॉल खेलता है, तो लड़का, उसमें, उस वाक्य में लड़का है, वहाँ पर वो पद का कार्य कर रहा है। वैसे अगर सिंपल लड़का लिख दिया तो वो है, वहाँ पर सिर्फ शब्द है, वहाँ पर हम कहेंगे लड़का एक शब्द है। और जो हमने वाक्य बोला लड़का फुटबॉल खेलता है, तो उसमें उस वाक्य में लड़का पद का कार्य कर रहा है, वहाँ पर वो पद है। ठीक है, तो बच्चों ये हुआ आपका शब्द और पद में अंतर। ठीक है, तो इसके बाद हम आज हमने शब्द और पद में अंतर किया है। ठीक है, उसके बाद आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, और कुछ नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है।